दोस्तों, लालच वो बुरी बला है जो किसी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर वो इंसान इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई और लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद हो जाती हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया का एक गांव आता है धूसर, और इसी धूसर गांव का रहने वाला है गुलाय मंडल। गुलाय की पत्नी का नाम है प्रमिला देवी। गुलाय जो खेती किसानी का काम करता है और काफ़ी मुश्किल से अपनी पत्नी के साथ गुजारा करता है। हालांकि गुलाय की शादी हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उसकी कोई औलाद नहीं है। इसीलिए गुलाय और उसकी पत्नी एक बच्चे के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। लोग जैसे जैसे सुझाव देते हैं, गुलाय अपनी पत्नी के साथ वहां पर जाता है और एक बच्चे के लिए कई तरह की मिन्नतें भी मांगता है। और आखिरकार एक दिन गुलाय की मेहनत रंग भी लाती है और उसके घर में एक बेटा पैदा हो जाता है, जिसका नाम उत्तम मंडल रखते हैं। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, पति और पत्नी काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है, क्योंकि उत्तम बचपन से ही विकलांग होता है। जब अपने बच्चे को विकलांग देखते हैं, फिर से पति पत्नी को अब चिंता सताने लगती है कि आखिरकार उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा। लेकिन काफ़ी मुश्किल से जब उत्तम इस दुनिया में आ जाता है, इसीलिए गुलाय और उसकी पत्नी अपने बच्चे का काफ़ी लाड़ प्यार से परवरिश ही नहीं करते हैं, बल्कि उसकी तमाम ख्वाहिशों को भी पूरा करते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, उत्तम अब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है। अब गुलाय अपने बेटे की शादी करने के लिए कई जगहों पर रिश्तों की बात करता है, लेकिन बावजूद उसके उसकी शादी कहीं तय नहीं हो पाती है, जिसे लेकर गुलाय और उसकी पत्नी काफ़ी चिंता हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, गुलाय के घर में एक लड़की का रिश्ता आता है, जिस लड़की का नाम है काजल। काजल जो गुलाय के गांव के ही बगल की रहने वाली है। काजल के माता पिता भी बेहद ही गरीब होते हैं, लेकिन काजल दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। इसी गरीबी की वजह से काजल के माता पिता भी अपनी बेटी का रिश्ता उत्तम जैसे विकलांग लड़के से तय कर देते हैं, और आखिरकार काजल और उत्तम की शादी भी हो जाती है। उत्तम जब काजल से शादी करके अपने घर पर लाता है, खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है। अपनी पत्नी की तमाम ख्वाहिशों को पूरा ही नहीं करता है, बल्कि अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत भी करने लगता है। उत्तम जो अपने माता पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता है, लेकिन जैसे ही 2 साल का समय गुजर जाता है, उत्तम को भी एक बेटा हो जाता है, जिसका नाम शुभम रखते हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, लगभग 8 साल का समय गुजर जाता है। उत्तम का बेटा शुभम जब 8 साल का हो जाता है, अब काजल को अपने बच्चे को लेकर चिंता सताने लगती है। दरअसल एक दिन काजल अपने पति को समझाते हुए कहती है कि तुम अब ये खेती किसानी का काम छोड़ दो और बाहर जाकर कोई नौकरी करो, क्योंकि अगर हमने अपने बच्चे को सही तालीम नहीं दिया तो हमारा बच्चा भी हमारे ही जैसा होगा। काजल जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, उत्तम को भी ये सुझाव काफ़ी हद तक पसंद आ जाता है, और फिर उत्तम साल 2022 के शुरुआती महीने में दिल्ली शहर चला जाता है। दरअसल दिल्ली के राजौरी गार्डन में उत्तम के ही गांव के कई सारे लोग रहते हैं, जिनमें से एक का नाम है राजेश। राजेश जो उत्तम के ही पड़ोस का रहने वाला है, रिश्ते में उसका छोटा भाई लगता है। उत्तम जब राजेश के पास पहुंचता है, राजेश उसको एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी ही नहीं दिलवा देता है, बल्कि इसी राजौरी गार्डन में उसको किराए का एक कमरा भी दिलवा देता है। 1 महीने रहकर वहां पर उत्तम जब अपनी नौकरी कर लेता है, उसके बाद फिर से वापस अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर अपने साथ दिल्ली चला जाता है, और फिर वहीं पर अपने बेटे का एक स्कूल में दाखिला भी करवा देता है। जो भी पैसे कमाता है, अपनी पत्नी के साथ काफ़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं
3 जनवरी 2024 की शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास उत्तम जिस मकान में रहता है उसके मकान मालिक का नाम है मदन सिंह। लगभग 5:30 बजे के आसपास काजल अपने सेकेंड फ्लोर से नीचे उतर कर आती है तो देखती है कि मदन बाहर कुर्सी पर बैठकर एक व्यक्ति से बातचीत कर रहा है। काजल काफ़ी तेजी से आती है और आकर मदन सिंह से कहती है कि भैया मेरी मदद कीजिए। दरअसल मेरे पति अपने गले में चुन्नी बांधकर पंखे से लटक गए हैं, लेकिन अभी वो जिंदा हैं, चलकर उनको बचा लीजिए। काजल जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, ये सुनकर मदन आनन फानन में काजल के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि वाकई में उत्तम अपने गले में चुन्नी बांधकर पंखे से लटका हुआ है। मदन जब जाकर उसकी नब्ज को टटोलता है तो मालूम चलता है कि उत्तम इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। मदन जैसे ही कहता है कि तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है, ये सुनकर काजल चीख चीख करके रोने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल उसी के पड़ोस में उसके गांव का राजेश भी रहता है। राजेश जैसे ही काजल की चीख पुकार सुनता है, वो भी भागते दौड़ते काजल के कमरे में पहुंचता है और जब उत्तम को पंखे से लटकते हुए देखता है, मकान मालिक मदन सिंह से कहता है कि उत्तम को नीचे उतारो, लेकिन मदन उसको समझाते हुए कहता है कि नहीं, अब ये मामला पुलिस का है। मदन कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन राजेश नहीं मानता है। उस चुन्नी को खोलकर उत्तम की डेड बॉडी को नीचे उतारकर खाट पर लिटा देता है और साथ ही साथ इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले उत्तम की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके गले पर एक हल्का सा निशान दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि वाकई में उत्तम ने अपने गले में चुन्नी बांधकर पंखे से लटक गया होगा। लेकिन उत्तम के शरीर पर और कोई दूसरा चोट या घाव का निशान दिखाई नहीं देता है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में उत्तम की पत्नी काजल से पूछताछ करती है तो काजल कहती है कि साहब मेरे पति सुबह ड्यूटी पर गए थे और लगभग 4 बजे के आसपास वापस घर पर आ गए थे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने उनको सुझाव दिया कि तुम जाकर किसी डॉक्टर को दिखा लो और फिर मैं छत पर कपड़े उतारने के लिए चली गई थी। लेकिन लगभग 10 मिनट के बाद जब मैं वापस अपने कमरे पर आई तो देखा कि मेरे पति अपने गले में चुन्नी बांधकर पंखे से लटक गए हैं। काजल जब इस तरह की बातें कहती है, इसे सुनकर पुलिस को भी भरोसा नहीं होता है कि आखिरकार उत्तम ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। आखिरकार पुलिस सबसे पहले उत्तम की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, 5 जनवरी 2024 को उत्तम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसे देखकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि उत्तम की गला दबाकर हत्या किया गया है। जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, पुलिस अब काफ़ी तेजी से हरकत में आती है। पुलिस सबसे पहले उत्तम की डेड बॉडी को काजल के हवाले कर देती है। दरअसल उस वक्त उत्तम के माता पिता भी पूर्णिया से चलकर दिल्ली आ चुके थे। 5 जनवरी को ही उत्तम के घर परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। लेकिन पुलिस को जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है, पुलिस को सबसे पहले उत्तम की पत्नी काजल के ऊपर ही शक चला जाता है, क्योंकि पुलिस सोचती है कि जिस वक्त उत्तम की मौत हुई थी उस वक्त उसके घर में काजल के अलावा और कोई भी दूसरा नहीं था। इसी शक के आधार पर पुलिस 5 जनवरी 2024 को शाम के समय काजल को थाने बुलाती है और फिर काजल से उसके पति की मौत के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो काजल इधर उधर की बातें करती है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार काजल मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन काजल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद उत्तम के माता पिता को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक लगभग 8 महीने पहले, जब उत्तम अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दिल्ली शहर में आ जाता है। राजौरी गार्डन के किराए के कमरे में जब रहने लगता है, वहां रहकर अपनी नौकरी तो करने लगता है, लेकिन उसी के बगल में उसके ही गांव का रहने वाला
राजेश भी रहता है। राजेश जो पहले से शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 4 बच्चे भी हैं, लेकिन राजेश का पूरा परिवार गांव में रहता है। क्योंकि राजेश उम्र में उत्तम से छोटा होता है, उसको भाई कहता है। इसी रिश्ते से काजल को भी भाभी कहकर बुलाता है। राजेश और काजल के बीच में देवर और भाभी का रिश्ता हो जाता है। उसके बाद राजेश अक्सर काजल के घर पर ही नहीं आता है बल्कि उससे हंसी मजाक भी करने लगता है। लेकिन हंसी मजाक करते करते राजेश और काजल दोनों कब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं दोनों को मालूम नहीं चलता है, और आखिरकार राजेश और काजल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, इस बात की जानकारी उत्तम को कभी मालूम ही नहीं चलता है। राजेश और काजल जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उसके बाद एक दिन काजल के घर के अंदर ही राजेश और काजल के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल उसके बाद उत्तम जब भी अपनी नौकरी पर चला जाता है, काजल अपने बेटे को स्कूल भेज देती है, तो राजेश को अपने घर पर बुला लेती है और अपने घर के अंदर ही राजेश से मुलाकात करने लगती है। इधर राजेश भी काजल का इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि जो भी पैसा कमाता है अक्सर अब काजल के ऊपर ही लुटाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से काजल भी अब दिल खोलकर राजेश को प्यार करने लगती है। समय बेहतर तरीके से गुजर रहा था। इस बात की जानकारी किसी को मालूम नहीं चल रहा था कि तभी 3 जनवरी 2024 को हर रोज की तरह सुबह सुबह उत्तम अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती है। इधर काजल का बेटा जैसे ही स्कूल चला जाता है, काजल राजेश को अपने घर पर बुला लेती है। लेकिन जैसे ही शाम के लगभग 4 बज जाता है, उत्तम अपनी ड्यूटी से घर पहुंच जाता है। उत्तम जैसे ही घर पर पहुंचता है, अपने ही घर के अंदर राजेश और काजल को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। उत्तम जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, उत्तम इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी की राजेश के सामने ही बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। इधर काजल की जब बुरी तरीके से पिटाई होने लगती है, काजल अपने पति से इस प्रकार से नफरत कर लेती है कि तुरंत ही राजेश से कहती है कि अगर तुम वाकई में मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। काजल जैसे ही राजेश को इजाज़त दे देती है, राजेश उत्तम को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है, जिसकी वजह से उत्तम वहीं पर गिर जाता है। लेकिन उत्तम जैसे ही नीचे गिर जाता है, उसके बाद काजल काफ़ी फुर्ती से जाकर अपने पति के सीने पर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों से उसके गले को दबा देती है, जिसकी वजह से उत्तम की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। ये काम इतने काफ़ी आनन फानन में होता है कि दोनों को यकीन ही नहीं होता है कि उत्तम की मौत हो चुकी है। जैसे ही उत्तम की मौत हो जाती है, उसके बाद काजल और राजेश काफ़ी घबरा जाते हैं। दोनों को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो दोनों अपने आप को बचाएं कैसे। तभी राजेश काजल को सुझाव देते हुए कहता है कि अपने पति के गले में चुन्नी बांधकर उसको पंखे से लटका दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद तुम जाकर मकान मालिक से बोलना कि तुम्हारा पति पंखे से लटक गया है, और होता भी बिल्कुल वैसे ही है। काजल और राजेश दोनों मिलकर उसके गले में चुन्नी बांधकर उसको पंखे से लटका देते हैं। उसके बाद राजेश जब वापस अपने घर पर चला जाता है, लगभग 1 घंटे के बाद काजल अपने घर से बाहर निकलती है और आकर मकान मालिक मदन से कहती है कि दरअसल मेरे पति अपने गले में चुन्नी बांधकर पंखे से लटक गए हैं। वाकई में काजल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस काजल की निशानदेही पर राजेश को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। पुलिस दोनों को अपनी हिरासत में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, काजल इस तरह का कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है कि उसके मासूम बेटे का क्या होगा। फिलहाल शुभम अपने दादा दादी के साथ अपने गांव में ही रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।